नमस्कार। आज हम छायावाद और उसकी प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। छायावाद पर आज की बातचीत का एक विशेष संदर्भ यह है कि हाल ही में हमने इसका शताब्दी वर्ष शुरू किया है और छायावाद को शुरू हुए 100 से ज़्यादा हो गए, 100 साल से। और इन 100 सालों में छायावाद का महत्व दिन पर दिन कम होने के बजाय बढ़ता गया है। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास की एक विलक्षण घटना है और छायावाद के महत्व पर शमशेर जी की कविता आप लोगों को ध्यान में होगी कि उन्होंने लिखा कि भूल कर जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके हे महाकवि सघन तम की आँख बन मेरे लिए। कविता तो निराला को समर्पित है, लेकिन समग्र रूप से छायावाद की शुरुआत तो 1918 में और ये शब्द आया मुकुटधर पांडे के उस लेख से जो शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1920 में। शब्द को लेकर छायावाद के अधिकांश कवि सहमत नहीं थे, लेकिन अब एक बार नाम चल पड़ा तो चल पड़ा। और एक संवाद पर एक लेख प्रकाशित कराया था सुशील कुमार ने, जिसमें सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, रामनरेश जोशी चित्रकार थे, पंत जी शामिल थे। छायावाद के प्रारंभिक कवियों को लेकर शुक्ल जी ने यह कहा कि जो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे की धारा है, उसी को छायावाद की प्रारंभिक शुरुआत माननी चाहिए। लेकिन नंदलाल वाजपेयी ने सुमित्रानंद पंत को छायावाद का पहला कवि माना और साहित्यिक दृष्टि से पंत जी के उच्छ्वास को छायावाद की प्रथम रचना के रूप में देखा गया। छायावाद की जो खास बात है उसमें यह ध्यान देने की बात है कि छायावाद के समकालीन आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे संदेह की निगाह से देखा। संदेह की निगाह से देखने का कारण यह था कि उन्हें लगता था कि इंग्लैंड का जो स्वच्छंदतावाद है और फ्रांस का जो प्रतीकवाद है वह बंगाल के रास्ते हिंदी में आया है। और उस विरोध के पीछे शुक्ल जी का एक तरह से अप्रत्यक्ष संदेश यह था कि जो लोग हमारी गुलामी के कारण हैं उनसे हमें कविता लिखने की कला सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए छायावाद को वे संदेह की निगाह से देखते रहे। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि शुक्ल जी का जो संदेह है वह ठीक नहीं है। और छायावाद के कवि भी यह मानते थे कि हिंदी आलोचना उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। यही कारण है कि छायावाद के प्राय सभी कवि आलोचक भी हैं। उन्होंने अपनी कविता की भूमिका लिखी, उनकी आलोचना की। और छायावाद के कवियों के बारे में अलग से हम बात कर चुके हैं, जैसे शंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वगैरह। आज हम उस युग की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। छायावाद की जो पहली मुख्य प्रवृत्ति है वह उसकी व्यक्ति चेतना से है। व्यक्ति चेतना का मतलब यह कि पहली बार मैं आया। छायावादी कविता में पहली बार मैं आने का मतलब यह हुआ कि अपना देश जिस सामंतवाद के लिए लंबे समय से बदनाम था, उस बदनामी का कारण यह था कि कविता के केंद्र में या साहित्य के केंद्र में व्यक्ति ही नहीं था। व्यक्ति का मैं तो छोड़ दीजिए। तुलसीदास ने लिखा कि प्राकृत जन किन्हीं गुण गाना, सिरधुनि गिरा लाग पछताना। प्राकृतिक सांसारिक मनुष्य के लिए कविता में कोई जगह नहीं थी। तो पहली बार मैं आया। मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। मैं आना, मैं का आना ये कबीर से आया। छायावाद पर भक्ति काल का गहरा प्रभाव है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखें देखी। मैं शैली, मैं विटनेस, साक्ष्य। और इस व्यक्तिकता की एक खास बात यह थी कि आत्मकथात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हंस में छपवाई, बहुत संकोच करते हुए। निराला जी ने जो सरोज स्मृति में
एक तरह से उनकी आत्मकथा ही है। तो ये चेतना आई कि नहीं, हमें अपने बारे में भी बताना चाहिए और कविता के केंद्र में व्यक्ति का आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो प्रवृत्ति आई विशेष रूप से वह थी प्रकृति चेतना। छायावाद के कवियों में प्रकृति एक भागीदार के रूप में विशिष्ट उसकी उपस्थिति हुई और पंत जी की कविता को अगर शुक्ल जी ने पसंद किया, उन पर ज़्यादा जगह दी, उन पर ज़्यादा पन्ने खर्च किए, तो उसका कारण यह था कि उन्हें लगता था कि पंत की जो प्रकृति चेतना है वह ज़्यादा आकर्षक है। प्रकृति प्रेम में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छायावादी कवियों की जो नज़र थी वह ऐसी चीज़ों पर थी जिस पर आज तक कविताएं लिखने की ज़रूरत पुराने कवियों ने और संस्कृत कवियों ने महसूस नहीं की थी। जैसे पंत जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, बांसों के झुरमुट चहक रही चिड़िया टीवी टिटुट टुट। अब ये बांसों के झुरमुट में सौंदर्य देखने का काम उसी तरह का काम है जैसे वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स और लूसी पर जो कविता लिखी। डैफोडिल्स फूल कोई आकर्षक फूल नहीं है। गुगी व थोंगो जब लंदन में गए, वर्ड्सवर्थ की समाधि पर उन्होंने एक फूल दिखाई पड़ा तो उन्होंने कहा कि कौन सा फूल है, इतना फूल है क्यों? तो बताया कि ये डैफोडिल्स है। गुगी ने लिखा कि अब मुझे समझ में आया कि इस पर वर्ड्सवर्थ ने कविता क्यों लिखी। तो छायावादी कवियों ने बांसों के झुरमुट में भी सौंदर्य को देखने की कोशिश की। ये एक नया प्रस्थान बिंदु था। दूसरी जो छायावाद की विशेषता है वह उसकी स्वाधीनता की चेतना है। स्वाधीनता की चेतना का संबंध नवजागरण की चेतना से है और छायावाद अपने आप में हिंदी नवजागरण का एक निर्णायक चरण है। आप जयशंकर प्रसाद के प्रयाण गीतों को देखें, निराला जी के जागरण गीतों को देखें तो ये बात समझ में आएगी कि देश की जो पुकार है, जो भारतीन से शुरू हुई थी चेतना कि कविता के केंद्र में, नाटक के केंद्र में देश को होना चाहिए, देश की दुर्दशा, देश का चित्र होना चाहिए, छायावादी कवियों ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। प्रसाद जी की का मशहूर प्रयाण गीत हेमाद्रुतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़ो चलो। हिंदी नवजागरण का एक महत्वपूर्ण पहलू स्त्री मुक्ति के अभियान से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि भारतीयों ने लिखा कि नारी नरसम होहि स्वत्व निज भारत कहे। भारत स्वत्व कब कहेगा? जब स्त्रियां पुरुष के समान होंगी। स्त्रियों को गुलाम बनाकर अगर पुरुष समाज देश की स्वाधीनता की मांग करता है तो वह मांग हास्यास्पद है। इस बात को भारतीय समझते थे। बंगला नवजागरण के तमाम अग्रदूत राजा राम मोहन राय जैसे लोग समझते थे। सती प्रथा और विधवा विवाह के लिए जो अभियान चला वो भारतीय नवजागरण का एक प्रमुख एजेंडा था। छायावाद के कवियों ने विशेष रूप से इस कवि को महसूस किया और उन्होंने दूर न जाकर दूसरों पर आरोपण न करके अपनी ही कमी को और खासकर रीतिवाद को निशाना बनाया। निराला ने अपनी बेटी के सौंदर्य पर कविता लिखी। निराला ने सीता पर के सौंदर्य पर कविता लिखी। सीता पर सौंदर्य कविता वो राम की दृष्टि से सीता का सौंदर्य, एक पिता की दृष्टि से बेटी का सौंदर्य अनुभूति बेहद विशिष्ट है। स्त्रियों के दुख पर विधवा कविता निराला ने लिखी 23 में। वह कविता विधवा स्त्री के जीवन पर एक श्रद्धांजलि की तरह है। पंत जी की कविता आई छाया 1920 में, वो स्त्रियों की दुर्दशा पर का एक मार्मिक चित्रण है उस कविता में। तो छायावाद ने, और आप उसके साथ साथ आप देखें महादेवी जी की कविता को आप देखें, उसमें स्त्रियों का दुख किस रूप में। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने स्त्रियों के जीवन को जो जिस तरह से समझा, तो छायावाद की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है स्त्रियों को मनुष्य समझे जाने की कोशिश। जो सिमंतनी उपदेश की लेखिका ने कहा था कि हिंदुस्तान में 10 या 5 पुरुष भी नहीं हैं जो स्त्रियों को मनुष्य समझते हैं। तो स्त्रियां भी मनुष्य हैं, देवी माँ सहचरी प्राण के रूप में उनको मनुष्य समझने की कोशिश। और
रीतिवादी सौंदर्य दृष्टि पर प्रहार, ये दोनों काम किया। एक जो खास प्रवृत्ति छायावाद की है वो कि वह हिंदी नवजागरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पंत की जो रचना है पल्लव, उस पल्लव के आमुख को, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव की भूमिका में पंत जी ने लिखा कि हमें काव्य भाषा की नहीं, राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है। काव्य भाषाएं तो अपने देश में रहीं, लंबे समय से कविता लिखी जाती रही, लेकिन अब एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है जिस भाषा में कविता लेकर हम समग्र देशवासियों के पास पहुंच सकें। इसलिए काव्य भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की यह जो कोशिश थी, यह नवजागरण का एक अभियान है। निराला जी ने लिखा और यह बात आई कि हिंदी को सरल और तेजस्वी होना चाहिए, भाषा भाव को प्रकट करने वाली, इसलिए सब प्रकार के उच्च उच्च भावों को प्रकट करने की बात हुई और भाषा के स्तर पर ये एक बड़ा काम था। छायावाद की एक और जो मुख्य प्रवृत्ति जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा, उसका संबंध छायावाद के गुजरात और बांग्ला नवजागरण के संबंध से है। आप सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर पर का गहरा प्रभाव छायावाद पर था और निराला पर विशेष रूप से। तो निराला की ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का अनुवाद भी किया और गांधी का भी गहरा असर छायावाद पर है। दोनों पर कविताएं आपको मिलेंगी। गांधी पर विशेष रूप से निराला ने कविता लिखी, बापू तुम यदि मुर्गी खाते, बापू तुम यदि मुर्गी खाते तो क्या आज भजते होते तुमको ऐरे गहरे नत्थु खैरे, सर के बल खड़े हुए होते हिंदी के इतने लेखक कवि। या आप पंत जी को देखें, पंत जी ने बापू के प्रति कविता लिखी और उस कविता में उन्होंने उस दौर में 1936 में गांधी के प्रति जो विश्वास अर्पित किया, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। इसके साथ साथ एक और ख़ास बात जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए, शुक्ल जी जिस कारण से रविन्द्रनाथ ठाकुर पर संदेह करते हैं, और आप सब जानते हैं कि अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 14-15 जगहों पर उन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर को उद्धृत किया है, हर जगह उनकी आलोचना की है, उनसे असहमत जताई है, खासकर उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर। लेकिन और निराला पर भी संदेह का कारण यही था। लेकिन चरखा नाम के एक लेख में जिस तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी की आलोचना की, उस आलोचना पर निराला की प्रत्यालोचना है। निराला ने रविन्द्रनाथ ठाकुर से असहमत दर्ज करी है और गांधी के साथ खड़े हुए हैं। ये छायावाद का एक विशेष पहलू है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। छायावाद की एक और ख़ास प्रवृत्ति है उसके युद्ध काव्य। उसकी आप देखें, राम की शक्ति पूजा में युद्ध के दृश्य हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की कविता है छायावाद। तो छायावाद पर कहानी में युद्ध के दृश्य हैं। तो विश्व युद्धों की छायावादी कवियों को विशेष रूप से परेशान करती रही और उन्होंने इसको अपनी कविता में जगह दी है। छायावादी शैली की बात करें तो छायावादी शिल्प और शैली उसे विरुद्धों का सामंजस्य कह सकते हैं। जैसे छायावाद की एक खास बात है छोटी कविताएं। स्वच्छंदतावादी कविताएं छोटी होती हैं। आप वर्ड्सवर्थ को देखें, छोटी कविताओं के शिल्प के जादूगर हैं। छायावादी कवि छोटी कविताओं से शुरुआत करते हैं और बाद में समापन लंबी कविताओं से करते हैं। कामयानी, राम की शक्ति पूजा, सरोज प्रति परिवर्तन, ये छोटी कविताओं से लंबी कविताओं की यात्रा अपने आप में दिलचस्प है और ये एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि इसे एक दूसरे का पूरक के रूप में देखना चाहिए। फिर दूसरी तरफ आप देखें भाषा के स्तर पर तो छायावादी कवियों ने, सभी कवियों ने बिल्कुल बोल चाल की हिंदी में कविता लिखी। दूसरी तरफ तत्सम बोला हिंदी में भी कविता लिखी। केवल निराला उदाहरण है, जोही की कली से आप देखें राम की शक्ति पूजा तक जाते हैं। तो विरुद्धों का सामंजस्य। इसके अलावा आप देखें तो मुक्तक गीत शैली है, प्रतीकात्मक कविता है,
प्राचीन और नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है, जैसे मानवीकरण, विरोधाभास, विशेषण विपर्यय। कुमलकांत संस्कृत में शब्दावली है। मूर्त के लिए अब अमूर्त उपमान हैं, जैसे कमानी को देखें बिखरी अलकी जो तर्क जाल, या अमूर्त के लिए मूर्त अपमान है, जैसे कीर्ति किरण सी नाच रही है, वगैरह वगैरह। फिर विशेषण विपर्यय हैं, विरोधाभास हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत स्थान पर उनकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी है। अतः अन्युक्त पद्धति का अवलंबन विचारणीय है। हिंदी आलोचना में छायावाद को लेकर लंबे समय तक बहस रही। छायावाद के समकालीन आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को लेकर अच्छी राय नहीं रखते थे, विशेष रूप से निराला के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने लिखा कि यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रविन्द्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषा को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रिय प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। दायरा छोटा, शुक्ल जी का इशारा है कि छायावाद का दायरा बहुत छोटा है। मुक्तिबोध ने एक जगह नई कविता पर बातचीत करते हुए शुक्ल जी से सहमत जताई। उन्होंने लिखा कि स्वर्गीय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के प्रति जो क्षोभ प्रकट किया, वह एकदम निहितार्थ और अनर्गल है, यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बार बार यह हिदायत दी कि छायावाद में अर्थ भूमिका संकोच हो गया है। मानव मन के बहुत ही अल्प और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान दिया गया है। छायावाद की सार्वभौम एकछत्रता के वातावरण में नए कवियों ने केवल नम्रता प्रदर्शित करने के लिए अपनी कविताओं का प्रयोग किया। विजयदेव नारायण शाही ने छायावाद पर विचार करते हुए उसके रहस्यात्मक प्रवृत्ति पर, उसके मेटाफिजिक्स पर लिखा है कि मेटाफिजिक्स छायावाद के लिए चिंतन या अनुभव की विद्या उतनी नहीं है जितनी कि एक काव्यात्मक मुद्रा। इससे छायावादी काव्य में एक तरफ तो आदर्श महत्व की झलकियाँ मिलती रहती हैं, दूसरी ओर गंभीरता की दृष्टि भी होती है। इस गंभीरता को परंपरा से जुड़कर पुष्ट होने का एहसास भी होता रहता है, क्योंकि छायावाद की प्रचलित धारणा है कि मेटाफिजिकल होना ही भारतीय परंपरा है। छायावादी कविता की जो खास उपलब्धि कविता के लिहाज से मैं जरूरी समझता हूँ, और शुक्ल जी ने लिखा कि कविता में अर्थ नहीं बिंब ग्रहण किया जाता है। छायावादी कवियों ने जिन बिंबों का निर्माण किया, उसमें विराट बिंबों की परिकल्पना बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस लिहाज से राम की शक्ति पूजा को देख सकते हैं। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार। या फिर आप देखें, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। एक विराट बिंब समुद्र आता है कविता में। हिंदी कविता के इतिहास की एक खास बात यह है कि रामचरितमानस और पद्मावत के बाद पहली बार समुद्र छायावाद में ही दिखाई पड़ता है। वह समुद्र कामायनी में है, वह समुद्र राम की शक्ति पूजा में है। हिंदुस्तान के नक्शे को आप ध्यान से देखें तो तीन तरफ समुद्र है, लेकिन हिंदी का अनुभव इस समुद्र से क्या सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि हिंदी प्रदेशों की सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। इस बात को महसूस किया था एक समय में जायसी ने, एक समय में तुलसीदास ने। लंबे समय के बाद इस कमी को दूर किया है जयशंकर प्रसाद ने और निराला ने। मेरे ख्याल से शुक्ल जी की जो चिंता थी कि जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वो देश प्रेम का दावा करते हैं। छायावादी कवियों के बिंब के इस चुनाव से यह पता चल सकता है कि उनका यह निर्णय देश को जानने और देश के जुड़ने का निर्णय था। एक खास विशेषता जो छायावाद की है वह है छंद मुक्त की परिकल्पना। निराला जी जानते थे इस बात को।
स्वयं छंदबद्ध कविताएं लिखी, छंद में निष्णात थे और यह भी मानते थे कि छंद के अनुशासन से गुजरे बगैर छंद से मुक्ति संभव नहीं है। जो छंद का डिसिप्लिन नहीं जानता, छंद का अनुशासन नहीं जानता, वह छंद से मुक्त भी नहीं हो सकता। लेकिन वे ये भी जानते थे कि स्वाधीनता आंदोलन के क्रम में छंद से भी स्वच्छंद होना, छंद से मुक्त होना भी ज़रूरी है। कविता है निराला जी की, चरण न जब स्वच्छंद रहें, नूपुर की धुन मंद रहें। कविता अगर मुक्त होकर नृत्य करना चाहती है तो उसको पैरों में बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। छंद का बंध, छंद भी अपने आप में एक बंधन है। द्विवेदी जी ने लिखा कि पंडिताओं भी एक बोझ है, ज्ञान भी, छंद का ज्ञान भी कई बार बोझ बन जाता है, उसमें नई चीज़ नहीं आती। तो छायावादी कविता ने छंद का जो, और मेरे ख्याल से प्रयोगवाद से ज़्यादा प्रयोग कविता में, हिंदी कविता में छायावाद में हुए। सबसे बड़े प्रयोगवादी कवि मेरे ख्याल से निराला है। हमारे गुरु केदारनाथ सिंह कहा करते थे कि निराला ने एक कलम से कोई एक कविता नहीं लिखी, एक कलम से कविता लिखी फिर उस कलम को तोड़ दी। एक और बात जो इस सिलसिले में मैं आपके बीच रखना चाहूँगा, उसका संबंध एक संस्मरण से है और यह संस्मरण छायावाद को समझने में मेरे ख्याल से सहायक है। त्रिलोचन जी ने एक बार बताया कि इलाहाबाद में वे निराला से मिलने गए और निराला के घर पर बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहे। कुछ दिनों के बाद निराला जी घर से बाहर निकले, पसीने से लथपथ। उन्होंने पूछा क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि देखिए ना, ये तुलसीदास है, उसकी तस्वीर, तुलसीदास की तस्वीर थी उनके घर में, इसी को मैं पीट रहा था क्योंकि इसके सामने मैं कुछ कर ही नहीं पाता। निराला की कविता जो है तुलसीदास पर, उसको देखें आप तो वो एक अपनी तरह से एक महान रचना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को तुलसीदास के माध्यम से समझने की कोशिश, और एक बहुत बड़ी चुनौती तुलसीदास खड़ा है छायावादी कवि के सामने। तुलसीदास से आगे बढ़ें तो, और यही कारण है कि तुलसीदास से टकराने में तुलसीदास के बाद का सबसे बड़ा कवि निराला है। बड़े से जो टकराएगा वही उसके आसपास भी लकीर खींचने की कोशिश करेगा। निराला ने ये लकीर खींची, तुलसीदास से टकराए, मातृभाषाओं की ताकत से परिचित थे। एक और विशेषता जो छायावाद की है वो है छायावादी कवियों का आलोचक पक्ष, गद्य पक्ष, उनका कथा साहित्य, उनके नाटक वगैरह। मैं विशेष रूप से अंतिम बात जो ध्यान दिलाना चाहूँगा वो उनकी आलोचना दृश्य है। छायावाद के सारे कवियों ने आलोचना लिखी। जयशंकर प्रसाद की जो किताब है काव्य कला और अन्य निबंध, अपने आप में एक अद्भुत काम है। निराला जी के जो निबंध हैं वो अपने आप में, अगर निराला जी की आलोचना को सामने रखकर रामचंद्र शुक्ल की आलोचना को देखें तो कई बार आपको लगेगा कि निराला की जो समझ है कविता की वो आचार्य शुक्ल से कम नहीं है बल्कि आगे है। अपने समय की समझ प्रेमचंद, निराला और आचार्य शुक्ल को मिला दें तो ये जो आलोचना की त्रिवेणी, और ये बहुत आश्चर्य की बात मुझे लगती है कि एक व्यक्ति कथा साहित्य से है, आलोचना में भी है प्रेमचंद, एक व्यक्ति कविता से है, कथा साहित्य में, एक आलोचना में है। शुक्ल जी कविता भी लिखते हैं, इतिहास भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं। तो ये नवजागरण की जो चेतना है वह एक अद्भुत काम करवा रही है और ये सब छायावाद के दौर में हुआ। छायावाद की अन्य उपलब्धियों पर बात करने के क्रम में एक और बात जिसका संबंध उस चेतना से है जो एक साधारण व्यक्ति के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई है। कविता किसके लिए? व्यक्ति के लिए कविता है, तो व्यक्ति का संघर्ष,
निराला की कविता में धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धन्य मैं पिता निरर्थक था, या लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। शुक्ल जी का एक वाक्य है, विफलता में विषण सौंदर्य है। इस विफलता के विषण सौंदर्य को छायावादी कवि समझ रहे थे। छायावादी कवियों ने अपने चिंतन से, अपने लेखन से, अपनी कविता से हिंदी साहित्य को उस ऊंचाई पर ले जाने का काम किया जिस काम को राजनीति में गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी अगर राजनीति को बहुत ऊपर लेकर जा रहे थे, उसे नैतिक स्तर पर पहुंचा रहे थे, उसे एक अंतिम मुकाम पर पहुंचा रहे थे, वही काम छायावादी युग मिलकर कर रहा था। और यह एक तरह से एक साझा प्रयास था, सभी इसमें मिले हुए थे, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। निराला, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद, इन तीनों का जो आपस का जो संबंध था वो भी ध्यान रखने लायक है। शुक्ल जी निराला को ठीक से समझ नहीं रहे थे, लेकिन शुक्ल जी के बारे में लोग बताते हैं कि शुक्ल जी अपनी अंतिम किताब निराला पर लिख रहे थे, जिसकी पांडुलिपि कहीं खो गई। शुक्ल जी पर एक मजाक वाली कविता FA फेल हुए अब के बबुआ निराला जी ने लिखी, लेकिन निराला के निधन के बाद जो कविता लिखी शुक्ल जी पर, आलोचना का सूरज बताया, और आलोचना के सूरज की मृत्यु कहा कि अब आलोचना सूरज अस्त हो गया, वो रवि हुआ अस्त की तरह था। तो आपसी संबंध जो साहित्यकारों का था, और इसके साथ साथ साहित्यकार का संबंध राज सत्ता से कैसा था, ये भी विचारणीय है। निराला अगर नेहरू से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में है तो ये हिंदी के लिए एक गौरव की बात है। छायावाद हिंदी साहित्य का गौरवशाली अध्याय है। आप सबने समय दिया, धन्यवाद।